फजील साहब, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी और ये कहा कि अगर काउंटर अटैक करोगे तो हम तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये अमेरिका ने कहा था, अमेरिका ने ये बात कही थी। अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जिनके एक आवाज पे 40 लाख लोग मैदान में आ गए, नमाज पढ़ने आ गए, नमाज जुमा में आ गए, कफन पहन के लोग आ गए, उनको अमेरिका ने धमकी दी तो उन्होंने कहा कि हम इजरायली नहीं, अमेरिका को भी जवाब देंगे, अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो ईरान ने कहा है, इसको फजील साहब कैसे देखते हैं? ये कितना बड़ा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का बयान है। इसके पीछे क्या सिर्फ ईरान को अपनी ताकत दिखाई दे रही है, या रूस और चाइना साथ में है इसलिए, या जैसा आप कहते रहे कि ओआईसी सकता है, टर्की भी साथ सकता है? क्या ये इतना बड़ा चैलेंज, ये कोई मामूली नहीं है कि अमेरिका को कोई ललकार दे और ये कहे कि तुम भी नहीं बचोगे? फजील साहब, बार आपसे कह रहा था कि ओआईसी को आप कमजोर मत समझिए, वक्त आने पर वो भी सामने आ जाएगा। ये ओआईसी की ताकत है। अब इनको मिडिल ईस्ट के लोगों को ये पता चल गया है कि सारी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने की ये सारी कवायद है। तो अब सबको ये पता चल गया है, तो इसलिए ओआईसी की ताकत है। और ओआईसी में अगर कोई रह के भी गद्दारी नहीं कर सकता, और सबको धीरे धीरे पता चल गया है कभी भी किसी भी चीज का अंत होता है। अमेरिका ने आज 19 कंपनियों को, भारत के 19 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया और ये चार्ज लगाया कि ये लोग रूस की मदद कर रहे हैं, ये कंपनियां रूस के फायदे में काम कर रही हैं। 19 कंपनियां भारत की ब्लैक लिस्ट हो गई। और जो अभी लेबनान ने आज जबरदस्त हमला किया है, मिसाइल अटैक किया है इजराइल पर, और आयरन डोम फेल हो गया और मिसाइल जाके बिल्डिंगों पर गिर गई। ये भी एक बहुत बड़ा आज का अपडेट है। जो लेबनान के हमले को नहीं सह पा रहा, जो हुतीस के हमले को नहीं सह पा रहा, जो हमास के हमले को नहीं सह पा रहा है, वो ईरान सर कितना दिन लड़ पाएगा? और इस बार आपसे मैंने कहा था ईरान, अब तो पूरी दुनिया में बात फैल गई कि ईरान फुल एंड फाइनल अटैक करने जा रहा है और पूरी तरह से इनका आयरन डोम आज ही टेस्ट हो गया। जिस तरह से लेबनान की मिसाइल को इंटरसेप्ट ये नहीं कर पाए, और पूरी तरह से अमेरिका अब ये खुल के कहने लगा है कि ईरान के साथ रूस और चाइना का हाथ है। और यूक्रेन युद्ध भी अब अमेरिका के लिए भारी पड़ रहा है। जब तक इनका इलेक्शन नहीं है, अब वहां पे ट्रंप के साथ इजरायली लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं और कमला हैरिस के साथ दूसरे लोग हैं। तो ये इलेक्शन भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि कौन जीतेगा। इस फिलिस्तीन के मसले को लेकर के अमेरिका की राजनीति भी डगमगाई हुई है। वहां भी स्थितियां साफ नहीं हो पा रही हैं कि कौन जीतेगा और जीतने के बाद किसकी क्या पॉलिसी होगी। ट्रंप भी कभी तो इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, कभी फेवर में बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। इसलिए अमेरिका अब ईरान जो है समझ गया है कि असली दादा जो है ना, उसको अब अटैक करो। जब लड़ना तो अमेरिका से ही पड़ रहा है ना, इजराइल में भी तो अमेरिका से ही लड़ रहा है। ईरान को या लेबनान को जो लड़ाई हो रही है उसके पीछे तो अमेरिका ही खड़ा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो लड़ाई आप अमेरिका से ही लड़ रहे हैं। तो जब अमेरिका से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ईरान ने कहा है कि अगर हम अमेरिका बाज नहीं आया, एक तो कभी टेबल पे नहीं आने दे रहा है इजराइल को कि भाई मसला हल करो, मसला हल करने की तरफ नहीं है। आज भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया, वही हाल इजराइल का है। और अमेरिका जो है बार बार उसको ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें करता है लेकिन अंदर से, और इजराइल में आज बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है पूरे देश में। और ये कहा गया है कि उनके जो पहले के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, और डूडो की क्या नाम है उनका, वो उन्होंने आज कहा कि इजराइल को खतरा ना हमास से है, ना लेबनान से है, ना ईरान से है। इजराइल को खतरा नेतन्याहू से है।
इसलिए नेतन्याहू को हटाया जाए, इजराइल को बचाया जाए, और सीज फायर की मांग की, कहा कि जो भी मामले हैं बैठ के हल करो उसको। तो ये बहुत बड़ा आज प्रदर्शन हुआ इजराइल के अंदर और नेतन्याहू के खिलाफ। ये बात देखिए अब पूरी दुनिया को समझ में आने लगी कि ये लड़ाई नेतन्याहू अपने कोर्ट की ना फेस करने के लिए, कोर्ट के क्रिमिनल ऑफेंस उनके ऊपर लगे हुए हैं, जेल जाने की डर से वो इस लड़ाई को बढ़ा रहे, चाहे उसमें इजराइल बर्बाद हो जाए, चाहे फिलिस्तीन बर्बाद हो जाए, चाहे बेगुनाह लोग मारे जाएं, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो केवल अपने को बचाने के लिए वो इस तरह की लड़ाइयों में कई देशों को डाल रहे हैं। ये मुमताज भाई। फजील साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और जिस तरह से ईरान की ताकत देख करके जो पूरा मिडिल ईस्ट है जिसको अमेरिका दबाए हुए था फजील साहब, मुझे लग रहा है कि वो शिकंजा जो है, वो हथकड़ी, वो बेड़ियां टूट रही हैं और ये बहुत बड़ी एक तब्दीली के तौर पे इस चीज को हम देख रहे हैं। एक बात और जो आपने हमले किया, तिल अबीब जो है वो धुआं हो गया। तिल अबीब पे जितना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अटैक, और जो ऑन रिकॉर्ड है वो कि 12 वहां पे लोग मारे गए। ये अबीब पे इतना बड़ा अटैक, अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोक पा रहे, अगर अल-कसाम ब्रिगेड को नहीं रोक पा रहे, तो सवाल ये फजील साहब, ईरान को कैसे रोकेंगे? कैसे ईरान को रोकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल फजील साहब। ये तो प्री क्वालिफाइंग है ना, हमला करने से पहले ईरान हिजबुल्लाह से और हमास से ये करवा रहा है ना कि भाई जब तुम आयरन डोम खत्म हो गया, उसमें का गोला जो है उनके पास खत्म हो गया, अब आयरन डोम चलाने के लिए जो गोला लगता है वो गोला नहीं है इनके पास, आयरन डोम भी फेल हो गया। अब बिना गोला के तो आयरन डोम चलेगा नहीं, अमेरिका के पास है नहीं, और ये अब ये इनके पास सुरक्षा प्रणाली फेल है इनकी। तो अब ईरान इसीलिए और तेज होकर धमका रहा है कि अब ईरान को भी लग गया है कि ये अंदर से खोखला हो चुका है, अब इसको फुल एंड फाइनल, इस पार चाहे उस पार। देखिए अमेरिका फंस गया यूक्रेन का युद्ध करके, रूस के साथ टकरा करके। जो इसकी एक पॉलिसी थी, अमेरिका बहुत कुछ दिन अफगानिस्तान में फंसा रहा, कुछ दिन सभी मिडिल ईस्ट के देशों में अपना बेस बना लिया, सीरिया को फंसा के रखा, इराक को फंसा के रखा, पूरा कतर को फंसा के रखा, कुवैत को फंसा के रखा, तो सारे लोगों को इसने फंसा के रखा था। अब इनका फुल एंड फाइनल हिसाब हो रहा है, और मिडिल ईस्ट को जनरल गद्दाफी साहब को मार दिया, उसके बाद क्या नाम है, सद्दाम हुसैन साहब को मारा, और सूडान को तहस नहस कर दिया, सीरिया को खत्म कर दिया, इराक को खत्म कर दिया। तो अब ये अगर कोई नहीं खड़ा होता, आज जो है ईरान मिडिल ईस्ट का सुप्रीम लीडर, ऐसा लीडर जिसे रूस और चाइना दोनों ही मान चुके हैं, क्योंकि रूस के ने यूक्रेन युद्ध में ईरान की मदद से ही वो जीत हासिल की थी। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है यूएसएसआर के बाद जो है इस एरिया में सबसे बड़ा ग्रुप बनके ईरान उनका सुप्रीम लीडर बनके निकला है, और सभी लोग उसकी लीडरशिप को मान रहे, चाहे टर्की हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, और जितने भी कंट्री हैं, रूस, चाइना सुपर पावर है। तो ये सारे लोग, और ब्रिक्स का जो अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, धीरे धीरे इसमें अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ने जा रहा है, और उसकी अब दुनिया को पता चल गया है कि सिर्फ युद्ध नहीं, करेंसी वार भी होता है, बिजनेस ट्रेड वार भी होता है। अमेरिका का सामान एशिया में नहीं आ पा रहा है, साउथ एशिया में हुतीज की वजह से, लेकिन चाइना का, रूस का सामान उधर चला जा रहा है। और पूरी गैस, अभी दिसंबर आने दीजिए, फिर गैस अगर बंद कर दिया रूस ने, तो ऐसे ही यूरोप के लोग ठंडे हो जाएंगे। तो ये सब चीजें अभी, इसीलिए इजराइल और अमेरिका दोनों घबराए हुए हैं, और इजराइल और अमेरिका घबराए हुए हैं, उतना ही जो है ईरान को मौका मिल गया अपना जबरदस्त एक्शन दिखाने का। 100 एयरक्राफ्ट से इन्होंने हमला उस दिन किया था ईरान के ऊपर, 100 एयरक्राफ्ट से, F-35, F-16 और F-15 तीनों जहाज लगा करके, और 3 तरफ से पूरे ईरान पे हमला हुआ था। लेकिन उनकी मिसाइल ही आ पाई ईरान के अंदर, जहाज तो घुस ही नहीं पाया।
अगर जहाज घुसता तो 100 के 100 जहाज खत्म हो जाते। उनका डिफेंस सिस्टम, अपना निजी डिफेंस सिस्टम, अभी S-400 का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। निजी डिफेंस सिस्टम जो ईरान ने अपना तैयार किया है उससे ही काम चला लिया और पूरी इनकी युद्ध की ताकत खत्म हो गई। फजील साहब, जिस तरह से अभी खबर आ रही कि भाई अमेरिका जो है महाविनाशक वहां पे भेज रहा है असलहे, वहां पे बहुत बड़े बड़े जो है, मतलब इस तरह से जो मीडिया में चलाया जा रहा है, ये घबराहट है। क्योंकि पहले ही की फौज और जैसा कि आपने कहा एयर डिफेंसिव सिस्टम, तमाम चीजें तो भेज चुका है। अब ये महाविनाशक क्या है? क्या ये इनको लग रहा है कि इनकी जो ताकत थी, जो इनका औरा था, वो दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है? और सारे लोगों ने देखा कि चाहे रो-3 हो, चाहे वो आयरन डोम हो या थर्ड हो, ये सब नाकाम। सवाल ये क्या कर रहा है थर्ड? सवाल ये है कि अमेरिका की फौजें जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कहाँ गई? तो क्या, और तीसरी चीज ये कि क्या लग रहा है कि रूस और ईरान ये एक बड़ी ताकत के तौर पर एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है कि जिससे बौखलाहट हो गई है। फजील साहब, एयरक्राफ्ट के अलावा और कुछ नहीं, ये तो सभी मानते हैं। पैदल सेना उनकी है जरूर, पर सक्सेसफुल नहीं है। वो लोग वियतनाम में भाग गए, अफगानिस्तान में क्लस्टर बम गिराया था अमेरिका ने, और इतना क्लस्टर बम गिराया कि अफगानिस्तान की आबादी 25% कम हो गई। आज भी उस बम का असर है कि लोगों के बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं, अपाहिज पैदा हो रहे हैं। और इतना बुरा किया उस समय पाकिस्तान ने, अपना बेस दे दिया था अमेरिका को, और अफगानिस्तान के बेगुनाहों पर बम गिराया, क्लस्टर बम गिराया, जिसका कोई लेना देना नहीं था किसी भी मामले में। तो वो आतंकवाद नहीं था। कभी भी युद्ध में ये करना ही पड़ता है, और जब अमेरिका करता है तो ठीक है, दूसरा कोई करता है तो आतंकवादी है। तो ये अमेरिका की पॉलिसी है कि पूरी दुनिया को आतंकवादी कहो, उसको बदनाम करो। क्योंकि वेस्ट मीडिया भी एक रोल है, मीडिया का भी रोल है, और वेस्ट की मीडिया को बहुत दिन तक लोग समझ नहीं पाए। अगर वेस्ट मीडिया को समझ गए होते तो ना गद्दाफी साहब मरे होते, ना सद्दाम हुसैन साहब मरे होते। तो ये पूरी लड़ाई जो शुरू हुई, अब उसका अंत भी करीब आ रहा है, और आने वाले समय में अब एक नई ताकत मिडिल ईस्ट OIC निकलेगा। और मैं बता रहा हूं आपसे कि मुझे उम्मीद है कि OIC न सिर्फ एक संगठन है बल्कि एक रीजन बन जाएगा, जिसमें एक करेंसी चलेगी, एक आर्मी होगी, एक ट्रेड होगा। किसी का किसी भी कंट्री में आने जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अफ्रीका के लोग भी कर रहे हैं, UAE ने भी किया, और अमेरिका तो पहले से ही कर रहा है। तो उस तरह का आप कॉन्सेप्ट ये OIC, न सिर्फ अब ये तो इजराइल का एक बीच में इजराइल झगड़ा है, ये खत्म होने वाला है। अब इजराइल का फैसला हो जाएगा, या पूरा इजराइल दे देंगे या फिलिस्तीन को अलग करेंगे। अभी ये जो अब जो लड़ाई शुरू हो रही है, ये दो तरफ से शुरू हो रही है कि पूरा फिलिस्तीन देंगे या पूरा इजराइल देंगे। मतलब फिलिस्तीन, पूरा इजराइल, यहूदी वहां से हट जाएंगे, छोड़ देंगे, या फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बना देंगे। ये दोनों में से कोई एक काम तो होना ही होना है। अगर उन्होंने टेबल मीटिंग कर ली तो आज के हालात जो बन गए हैं, ये लड़ाई इतनी लंबी हो गई, इस लंबी लड़ाई से अब एक फायदा ये होने जा रहा है कि एक तरफ या तो आज इजराइल से आप मिट जाए, नेतन्याहू को अरेस्ट कर लिया जाए और वो लड़ाई बंद कर दें, उनको अपने को हारा हुआ घोषित कर दें, और नहीं तो फिलिस्तीन को अलग कर दें, अलग राष्ट्र बना दें। कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई वहीं से खत्म होगी। इजराइल जैसे, लेकिन इजराइल कभी भी मानेगा नहीं जब तक अपनी लंका जला नहीं लेगा। जब तक वो रावण अपनी लंका नहीं जलवा लेगा तब तक मानेगा नहीं। और उसका देखिए, अब इसी बात की इजराइल के लोग क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमें खतरा हमास से नहीं है, लेबनान से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं वहां के लोग।